अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश एटीएस की जानिब से मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलिम कासमी तकरीबन 1000 गरीब नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने के बाद रियासती पुलिस ने दावा किया है कि ये सिंडिकेट मुल्क की 24 रियासतों में फैला हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि तहकीक कुनंदे इन अफराद के ख़ानदानों तक पहुँचे हैं जिन्हें मजहब इस्लाम कबूल करने के लिए लालच दिया गया था और पाया कि यह टोला मुनज़्ज़म तौर पर मुल्क भर में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि मामला काफ़ी हसास है और ज़ेर तहकीक है। हम एटीएस की जानिब से ऐसे वालिदैन के लिए फ़ोन नंबर्स फराहम कर रहे हैं जो इनके बच्चों की ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब के ताल्लुक से मालूमात फराहम करने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बताया कि हम मज़ीद सुराग हासिल करने के लिए दोनों गिरफ्तार अफराद से पूछताछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाराबंकी में एक मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर मुनहज़िम करने की रिपोर्टिंग को लेकर गुज़िश्ता शाम दीवार और इसके 2 सहाफ़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मस्जिद मुबैना तौर पर मुकामी इंतजामिया के जरिए 17 मई 2021 को मुनहज़िम की गई थी, जिसकी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में दीवार समेत और कई दीगर इदारों ने रिपोर्टिंग की थी। दीवार के सहाफ़ी इस मामले पर चर्चे के लिए रामसेती घाट के मौजूदा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जितेंद्र कटियार मिलना चाहते हैं, लेकिन कटियार इस मामले पर कुछ भी कहने से ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि इनके चार्ज संभालने से पहले ही मस्जिद को मुबैना तौर पर मुनहज़िम किया गया था, इसलिए वो इस पर कोई तबसरा नहीं कर पाएंगे। बाराबंकी पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर में मस्जिद लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है और मुनहज़िम किए गए ढांचे को गैर कानूनी इमारत बताया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि दीवार और इसके 2 सहाफ़ियों सिराज अली मंगल सिंह चौहान के जरिए ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो समाज में तासुब फैलाते हैं और फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को मुतासिर करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पहली मरतबा ट्रेन में सफ़र किया और वो दारुल हुकूमत दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में अपने जाए पैदाइश रोनक के लिए रवाना हुए। कोविंद नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए कानपुर के लिए रवाना हुए। ये खुसूसी ट्रेन कानपुर देहात के जोक और रोरा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जहां सदर अपने जान पहचान वालों और करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे और वो 28 जून को कानपुर रेलवे स्टेशन से रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 29 जून को वह दिल्ली वापस लौटेंगे। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील शर्मा, शुमाली रेलवे के डायरेक्टर जनरल आशुतोष गंगल, दिल्ली डिवीजन के डिविजनल मैनेजर एस.सी. जैन और रेलवे बोर्ड और शुमाली रेलवे के मुतअद्दिद और सीनियर ओहदेदार भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। रेलवे वज़ीर ने सदर रामनाथ कोविंद को अपने गाँव के दौरे के लिए रेलवे के इस्तेमाल पर शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के 100 स्मार्ट शहरों में सूरत और इंदौर को 2020 के मुंजमला बेहतरीन मुजाहरे का अवार्ड हासिल हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश को बेहतरीन रियासत का अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा और तीसरा मुकाम मिला है। 2019 में भी सूरत को स्मार्ट शहरों की फहरिस्त में पहला मुकाम हासिल हुआ था। वज़ारत शहरी उमूर की जानिब से पहली मरतबा रियासतों को भी इनके मुजाहरे के लिहाज से अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश को अपने तौर पर मज़ीद 7 स्मार्ट शहर तैयार करने के लिए पहला अवार्ड गया। हुकूमत तमिलनाडु ने कोरोना लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तोसी कर दी है। चेन्नई में पाबंदियों में बड़ी हद तक राहत देने के साथ कोरोना पाबंदियों को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। दारुल हुकूमत चेन्नई और नवाही अजला में कोविड-19 के केसेस में कमी को देखते हुए हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स, ज्वेलर शॉप्स, मलबूसात के शोरूम्स के अलावा इबादत गाहों को भी खोलने की इजाज़त दे दी है। रियासत भर में अजला को 3 ज़ुमरों में तकसीम करते हुए कोरोना केसेस के लिहाज से इन अजला में पाबंदियों और नाइट कर्फ्यू में राहत का ऐलान किया गया है। केरला हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप की फिल्मसाज आयशा सुल्ताना को कावारती पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमे जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की है। एक सियासी लीडर की जानिब से की गई शिकायत की बुनियाद पर आयशा के खिलाफ ताज़िरातहीन की दफ़ा 124 है, यानी गद्दारी, और 153 नफरत आमेज तकरीर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत मंजूर करते हुए जस्टिस अशोक मेनन ने कहा कि इनके बयान से कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता है जिससे कौमी मफादात को नुकसान पहुँचता हो। उन्होंने अपनी तकरीर में ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ और ना ही अफराद के खिलाफ कोई बात कही है। अदालत ने कहा कि अगर इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है तो इन्हें 50,000 रुपये के मुचल्लके पर रिहा कर दिया जाए। लक्षद्वीप में एफआईआर दर्ज होने पर आयशा सुल्ताना केरला हाईकोर्ट से रुजू हुई थी, जहां उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। वादी कश्मीर में जुम्मा लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही जुम्मे के रोज जामा मस्जिद में मेहराब व मेंबर गूंजने लगे। ताहम वादी के सबसे बड़े नोहिटा में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद और दरगाह हजरत बल में नमाज जुम्मा एक बार फिर अदा नहीं की गई। वज़रे के वादी में गुज़श्ता करीब 1 माह से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद भी वीकेंड्स बशमुल जुम्मे के दिन मुकम्मल पाबंदियाँ आयद रहती थी, जिसकी वजह से जहाँ मामलात ज़िंदगी मुअत्तल रही, वहीं किसी भी इलाके में नमाज जुम्मा अदा नहीं की जाती थी। उधर वादी कश्मीर में जुम्मे के रोज़
किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं रही, जिससे जहां बाजार खुले रहे और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल जारी रही, वहीं बेशतर इलाकों में नमाज जुम्मा भी अदा की गई। बीजेपी एमपी और मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक मरतबा फिर एटीएस के साबिक सरबराह अंजानी हेमंत करकरे को निशाना बनाया। एक तकरीब से खिताब करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि अंजानी हेमंत करकरे ने इनके टीचर की उंगलियां तोड़ दी थी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे मालेगांव केस में झूठा फंसाया गया और मेरे टीचर से पूछा गया कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कैसी थी। उन्होंने दावा किया कि जिस दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में कहा था कि मैंने हेमंत करकरे को बद्दुआ दी थी, जिससे इनकी मौत हुई थी। महाराष्ट्र में पहली बार कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुतासिर मरीज की मौत हो गई। वजीर सेहत राजेश टोपे ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। जिस शख्स की मौत हुई है वो पहले ही से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला था। इसकी उम्र 80 साल थी। रियासत में डेल्टा प्लस मुख्तलिफ केसों के कुल 21 मरीज थे। इनमें से एक की मौत हो गई है। डेल्टा प्लस ये कोरोना वायरस का एक तरमीम शुदा शक्ल है। इम्कान है कि यह शक्ल रियासत में कोरोना की तीसरी लहर का सबब बनेगी। ट्विटर और मरकजी हुकूमत के दरमियान नए आईटी कानून पर टकराव के बीच ट्विटर ने मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद का अकाउंट अमेरिकी डिजिटल मिलियनम कॉपीराइट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर लगभग 1 घंटा बंद कर दिया। बादअज़ां इन्हें इनके अकाउंट तक रसाई दे दी गई। रविशंकर प्रसाद ने हिंदुस्तानी साख्ता माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को कहा कि अमेरिकी ट्विटर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहनुमा खतूत की संगीन खिलाफवर्जी की है। ट्विटर ने मुझे मेरे अकाउंट तक रसाई से महरूम करने से कल पेशगी नोटिस नहीं दी। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा रुकन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सदर शशि थरूर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को हिंदुस्तान में काम करते हुए हमारे ज़ाब्तों को मानना पड़ेगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कश्मीर के सीनियर सियासतदानों के दरमियान मुलाकात ताल्लुक़ात आमा का अमल था, जिससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। डॉन अखबार में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने दावा किया कि यह मुलाकात हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की साख बहाल करने की कोशिश थी, जिसे 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तौर पर ज़र पहुँची थी। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में कल की नशिस्त नाकाम, बेसूद और बेमकसद थी, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। इदारे उमूर हरमैन शरीफीन की जानिब से बरसों से जारी रिवायत पर अमल करते हुए हज सीज़न के दौरान गिलाफ काबा को बुलंद करने की तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक काबा शरीफ का गिलाफ 3 मीटर बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफ़ेद कपड़े में बुलंद किए गए गिलाफ काबा को लपेट दिया जाता है। गिलाफ काबा को चारों अतराफ से बुलंद किया जाता है। इस अमल में खुसूसी डोरियाँ इस्तेमाल की जाती है, जिनसे गिलाफ काबा को बुलंद करके बांधा जाता है। गिलाफ काबा को रमज़ान मुबारक और हज सीज़न के दौरान ऊपर उठाया जाता है। इस हवाले से हरम इंतज़ामिया का कहना था कि गिलाफ काबा को महफूज रखने के लिए इसे रमज़ान मुबारक और हज सीज़न में बुलंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जिनमें बाज़ लोग गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए इसे ब्लेड या खैंची से काट लेते हैं। इसलिए गिलाफ को इन मौक़ों पर बुलंद कर दिया जाता है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शहरी और दही इलाकों की तरक्की से मुतालिक स्कीमात का जायजा लेने के लिए 1 जुलाई से दोबारा अजला के दौरों का आगाज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने पहले मरहले में सिद्दीपेट, वरंगल, कामारेड्डी और भोंगी अजला का दौरा किया। 1 जुलाई से 10 दिन तक पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों का आगाज़ होगा। इसके अलावा हरिता हरम प्रोग्राम को 10 रोज़ा मुहिम में शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर इस मुहिम के दौरान अचानक मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए टाउन्स और मुआवजात में तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। प्रोग्रामों के लिए फंड्स और स्कीमात पर अमलावरी के तरीके को तय करने के लिए 26 जून को ज़िला कलेक्टर्स का इजलास तलब किया गया है। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में 5 हफ्तों बाद नमाज जुम्मा की रौनकें लौट आई है। कोरोना वबा पर काबू पाने हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज करके इबादत गाहों को बंद करने की हिदायत दी थी। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को मामूल की इबादत के लिए बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा नमाज जुम्मा का अहतमाम नहीं हो सका। हुकूमत ने गुज़िश्ता इतवार को लॉकडाउन की बर्खास्तगी का फैसला किया, जिसके बाद से मसाजिद और दीगर इबादत गाहों को खोल दिया गया। मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में लॉकडाउन के 5 हफ्तों बाद पहला जुम्मा अदा किया गया, जिसमें फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कोविड क़वायद पर अमलावरी के ज़रिए नमाज जुम्मा अदा की गई। मुझे माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई। एक मौका फराहम करने का इल्तिजा करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR को इटला राजेंद्र की जानिब से तहरीर करदा मकतूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल होने वाले इस मकतूब में इटला राजेंद्र ने अपनी गलती को तस्लीम किया है और इजलास तलब करने का एतराफ़ किया है, जिसमें ज़िला पेद्दापल्ली के चंद कायदीन की शिरकत का भी हवाला दिया गया है और यह भी तहरीर किया गया है कि KCR ने इन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हैरत की बात यह है कि इस मकतूब में तारीख दर्ज नहीं है। इटला राजेंद्र का चीफ मिनिस्टर को तहरीर करदा मकतूब हकीकी और इसका आफशा हुआ है
یا اس طرح کا فرضی مکتوب تیار کیا گیا ہے یہ ابھی قطعی نہیں کہا جا سکتا اور اس پر تجسس برقرار ہے، مگر فی الحال یہ مکتوب سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کرنے والوں کے لیے یہی تصاویر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بلیک میلنگ کے کئی مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ بالخصوص انسٹاگرام پر نوجوان لڑکیوں کی جانب سے اپلوڈ کردہ تصاویر کو حاصل کرتے ہوئے بعض شاطر ملزمین ان کی تصاویر کو برہنہ خواتین کی تصاویر کے ساتھ لگا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کر رہے ہیں۔ میٹرو شہروں میں اس طرح کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں اس سلسلے میں جاریہ سال جنوری میں 72، فروری میں 88، مارچ میں 106، اپریل میں 128 اور مئی میں 132 مقدمات سائبر کرائم پولیس کی جانب سے درج کیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق سائبر جرائم میں ملوث ٹولیوں کی جانب سے دھمکیاں اور انتباہ دیتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو ٹھگ لیا جا رہا ہے اور تقریباً 90% معاملات میں خوفزدہ لڑکیاں بدنامی کے خوف سے ملزمین کے کھاتوں میں رقم جمع کروا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس سائبر کرائم پولیس KVM پرساد نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ اس طرح سے بلیک میل کرنے والوں کے جال میں نہ آئیں اور اگر کوئی ان کی تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو فوری سائبر کرائم سے رجوع ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ انسٹاگرام پر نجی تصاویر اپلوڈ نہ کریں کیونکہ ان تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا خدشہ ہے۔ حسینی علم پولیس نے شالیبنڈا چوراہے پر رونما سڑک حادثے کے معاملے میں کار چلانے والے نوجوان اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جن میں کم عمر لڑکا بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق 23 جون کو شام تقریباً 6:45 بجے 20 سالہ محمد عادل ساکن جہانگیر نگر تالاب کٹا مرسڈیز برق رفتاری سے خطرناک انداز میں چلا رہا تھا۔ اس نے آٹو رکشہ اور 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر دینے کے علاوہ راہگیر خاتون سالمہ کو بھی ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں سالمہ ہلاک اور دیگر 4 افراد محمد صلاح الدین، کارتک، یشونت اور مغل پورے کے محمد قاسم زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ عادل اپنے دوست شیخ الطاف اور کم عمر لڑکے کے ساتھ بینز کار میں مغل پورہ، چھتری ناکہ، چندان گٹا اور شالیبنڈے کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہا تھا۔ برق رفتاری سے کار چلاتے ہوئے اس نے شالیبنڈا چوراہے کے پاس گاڑیوں اور راہگیروں کو ٹکر دے دی اور اس کے بعد مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی اس نے ایک شخص کو ٹکر دی تھی۔ حادثے کے بعد وہ کار کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے ملزم عادل کے مکان سے گاڑی ضبط کر لی اور آج باوثوق ذرائع کے مطابق ملزمین کو شاہین نگر علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کی کارروائی اسٹیشن ہاؤس آفیسر حسینی علم نریش کمار نے اعلیٰ عہدیداروں کی نگرانی میں انجام دی۔ بونال پر منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ یہ تہوار حیدرآباد کی قدیم روایت ہے اور اس میں نظام سرکار بھی شرکت کرتے تھے۔ ریاستی وزیر آفزائش و مویشیان و سمکیات ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ تمام محکموں سے تال میل کے ذریعے ہی بونال فیسٹیول منعقد کیا جائے گا۔ ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ حکومت نے اس سال حسب سابق کی طرح بونال فیسٹیول منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیسٹیول کا آغاز 13 جولائی کو گولکنڈے سے ہوگا۔ کورونا وبا کے سبب گزشتہ سال بونال فیسٹیول منعقد نہیں کیا گیا، تاہم رواں سال تمام احتیاط کے ساتھ فیسٹیول منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں بونال فیسٹیول منعقد ہوگا وہاں کی مندر کمیٹی کے ارکان کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی طور پر واقف کرایا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ میں 1 جولائی سے انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے فزیکل کلاسز ایک دن کے وقفے سے منعقد ہوں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ نے فزیکل کلاسز کے لیے رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں۔ جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق آف لائن کلاسز میں شرکت کے خواہش مند طلباء کو اپنے والدین کی رضامندی کا مکتوب داخل کرنا ہوگا۔ فزیکل کلاسز کے ساتھ دوردرشن TSAT کے ذریعے آن لائن کلاسز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ رواں تعلیمی سال 220 دن ایام کار کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایک دن کے وقفے سے کلاسز منعقد کی جائیں گی، یعنی ہفتے کے پہلے دن انٹر سال اول کی کلاسز منعقد ہوں گی تو اس کے دوسرے دن انٹر سال دوم کی کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن میں قصہ کرسی کا جاری ہے۔ ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشن میں جاری تنازع کے دوران SCA کے نائب صدر جان منوج کو ایسوسی ایشن کا عبوری صدر مقرر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایپکس کونسل نے صدر محمد اظہر الدین کو معطل کر دیا تھا۔ تازہ واقعہ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اظہر الدین نے واضح کیا کہ وہ اب بھی SCA کے صدر برقرار ہیں اور ایپکس کونسل کے 5 ارکان کے عہدوں سے معطل کیا گیا ہے۔ اظہر الدین نے ایپکس کونسل کے ارکان کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس غیر قانونی تھا اور جان منوج کو عبوری صدر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا کرنا SCA کے قوانین کے خلاف ہے۔ انہوں نے تمام ارکان کو ایسی سرگرمیوں سے باز رہنے کو کہا ہے۔